क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए इजी लर्निंग एकेडमी लेकर आया है कंप्लीट फ्री कोर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वीडियो लेक्चर साइंस मैथ्स की बोर्ड एग्जाम लेवल की तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए इजी लर्निंग एकेडमी से और अपनी पढ़ाई को बनाइए आसान और बेहतर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को अच्छे से कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बात होता है वो होता है अभिकारक का। अभिकारक किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। आया बात समझ में? मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ हिस्सा लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। अब एक और टर्म है, वो क्या है, उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो जो भी पदार्थ का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद। अब चलिए ये सभी चीज़ों को हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ए और बी ये मिल के सी बना रहा है। तो यहाँ ए और बी जो होगा वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसको अभिकारक कहेंगे। इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये सी बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे ए और बी ये दोनों मिलके अभिक्रिया करके सी बना रहा है। तो ए और बी को क्या बोल रहे हैं, अभिकारक। और जो नया चीज़ बन रहा है वो क्या बोल रहे हैं, उत्पाद। अब ये जो प्रक्रिया हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आया समझ में? मतलब ये कि ए और बी मिलके जो सी बना रहा है ये पूरा प्रक्रिया को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि यहाँ पे सी जो बना वो कैसा पदार्थ बना, ये नया गुण वाला पदार्थ बना। मतलब ए और बी में जो ए और बी का जो पदार्थ गुण होगा, ए और बी के पदार्थ में जो गुण होगा उससे अलग सी में एक नया गुण वाला पदार्थ बनेगा। आया समझ में? तो यही क्या कहलाया, रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, भोजन का पाचन। शरीर के अंदर भोजन का जो पाचन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह श्वसन भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, तो ये सब जितना भी है ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। मतलब ये कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या-क्या चीज़ हो सकता है, परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो सकता है। फिर तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके परिणाम स्वरूप ये सभी चीज़ हो सकता है। क्लियर है? अब देखते हैं
रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो देखिए, एक होता है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण कहने का मतलब ये है कि जैसे जिंक लिए प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिए, ये क्या है अभिकारक, जो लेफ्ट हैंड साइड में है। ये एरो है जिसको तीर का निशान बोलते हैं। इसके इस साइड में आरएचएस में मतलब राइट हैंड साइड में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। तो ये जो बना उसको बोलते हैं उत्पाद। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, शब्द से लिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। अब इसी चीज को दूसरे का तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब इसमें क्या है, शब्द के जगह पे जो भी पदार्थ है उसका संकेत का यूज करते हैं। जैसे जिंक के जगह पे Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल के जगह पे H2SO4 और आरएचएस में जिंक सल्फेट के जगह पे ZnSO4 और हाइड्रोजन के जगह पे H2। तो ये जो समीकरण है इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है। और रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे दर्शा रहे हैं, तो इसको हम लोग संकेत के द्वारा दर्शा रहे हैं। और इसको कैसे दर्शा रहे हैं, तो इसको शब्द के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे भी LHS जो है ये क्या होगा, अभिकारक, और यहाँ जो RHS है वो होगा उत्पाद। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। मतलब ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसको हम लोग निरूपित करने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण में तत् तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। मतलब ये है कि जब भी हम लोग रासायनिक समीक्रिया लिखते हैं तो जो भी तत्व उसमें उपयोग होता है, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, उसके प्रतीक को हम लोग लिखते हैं और साथ में उसके भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। जैसे कोई ठोस है या गैस है या द्रव है, ये सभी चीज़ को हम लोग लिखते हैं रासायनिक समीकरण में। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। मतलब ये कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी परिस्थितियाँ होता है, चाहे वो ताप से रिलेटेड हो, दाब से रिलेटेड हो या कोई उत्प्रेरक यूज़ किया हो, उसको हम लोग तीर के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। आया समझ में? अब देखते हैं आगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, इसके लिए कुछ नियम हैं। अब उस नियम के आधार पे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जितना द्रव्यमान अभिकारक में उपयोग होता है उतना ही द्रव्यमान का उत्पाद बनता है, ना ही उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। ठीक है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं पश्चात में उत्पाद। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब ये है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अभिकारक को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं और उत्पाद को हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। जैसे देखिए, ये हुआ अभिकारक, ये तीर है, और ये है उत्पाद। तो अभिकारक को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और उत्पाद को राइट साइड में लिखते हैं। तो दोनों तरफ जो भी तत्व का यूज होता है, जो भी तत्व का उपयोग होता है,
उसके प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब इधर जितना परमाणु होगा, इतना ही परमाणु उत्पाद की तरफ भी होगा। ठीक है? तो अब चलिए देखते हैं चरणबद्ध संतुलित करना। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, वो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ FeH2O ये अभिकारक है, ये तीर का निशान है, और इधर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये Fe3O4 है और इधर H2 है। ठीक है? ये उत्पाद की साइड है और ये अभिकारक की साइड। तो संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। मतलब ये है कि पहले इसको बॉक्स में बंद कर देना है, जो भी दिया हुआ है, और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? दूसरा चरण क्या है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को संख्या नोट करना है। तो तत्व क्या है? आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अभिकारक की तरफ आयरन 1 है और उत्पाद की तरफ आयरन 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ भी 2 है। फिर ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 है। तो ये 4 लिखेंगे। ठीक है? अब तीसरा चरण देखते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद के साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो परमाणु वाला तत्व है, उसको हम लोग गुणांक लगा के सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 4 है, तो इधर अभिकारक की तरफ भी 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। दूसरा चरण क्या करेंगे, सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित करना है। तो इसकी तरह ही संतुलित करना है। अब देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पे 2 गुना 4 8 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 4 से अगर गुना कर दें, जैसा यहाँ किया गया है, यहाँ 4 से अगर गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। अब देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संतुलित हो गया है। ऑक्सीजन 4 और इधर भी ऑक्सीजन 4। अब क्या करना है, यह उत्पाद के साइड में Fe3 है, तो इधर भी क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए, दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो भी तत्व है उसका परमाणु की संख्या समान हो गया। Fe3 इधर भी Fe3, हाइड्रोजन 8 इधर भी हाइड्रोजन 8, इधर ऑक्सीजन 4 और उत्पाद की तरफ भी ऑक्सीजन 4। तो सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। तो समान है, तो ये संतुलित हो गया। अब देखिए, चरण 5वां क्या है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। मतलब अगर ठोस है तो S लिखेंगे ब्रैकेट में, द्रव है तो L लिखेंगे, गैसीय अवस्था में है तो G लिखेंगे और जलीय अवस्था में है तो एक्वस लिखेंगे। अब जैसे यहाँ Fe जो है वो ठोस अवस्था में है तो ब्रैकेट में S लिखेंगे। H2O जो है वो गैसियस अवस्था में है, भाप की अवस्था में, तो G लिखेंगे। Fe3 और O4 जो बना था, ये ठोस अवस्था में है तो S लिखेंगे, और H2 जो है वो गैसियस अवस्था में है, इसलिए G लिखेंगे। तो ये रहा 5वां चरण, उसकी अवस्था को लिखना। नेक्स्ट क्या है, चरण 6, कुछ आवश्यक परिस्थितियों में जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो सब छठा चरण क्या है कि रिएक्शन जो भी समीकरण हो रहा है, इसके तीर के ऊपर ताप, दाब या उत्प्रेरक का उपयोग हो रहा है, तो वो यहाँ लिखा जाता है, ऊपर या नीचे। अब हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, चलिए अब हम लोग उसको देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला जो प्रकार है वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया। अब समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद
बनाते हैं। तो जो भी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल के एक उत्पाद बनाएगा, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए ए और बी ये 2 अभिकारक है, ये 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण देखते हैं, कोयले का दहन। कोयले में कार्बन होता है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो CO2 बनाएगा। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन 2 अभिकारक है और एक उत्पाद है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह जल का निर्माण। जल का निर्माण क्या होता है? 2H2 प्लस O2 ये बनाता है 2H2O। तो यहाँ पे 2 अभिकारक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बना रहा है जल, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरह CaO जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ये जल के साथ अभिक्रिया करके CaOH2 बनाता है, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आया समझ में? तो इस तरह से जो भी उदाहरण है वो किसका है? संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया क्या है, समझ में आया? यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक होगा और उत्पाद जो होगा वो एक ही होगा। अब इसके अंदर समझते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन को क्या बोलेंगे? ऊष्म वियोजन। मतलब हीट के द्वारा जब अभिकारक को तोड़ा जाता है तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, 2FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको जब ऊष्मा देते हैं तो ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 इसमें टूट जाता है। तो ये हीट के कारण, मतलब ऊष्मा के कारण टूट रहा है, तो ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे? ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। दूसरा हम लोग समझ सकते हैं, जैसे CaCO3 जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ऊष्मा देते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और CO2 में टूट जाता है। तो ये भी जो अभिक्रिया हो रहा है ये ऊष्मा देने के कारण से हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन। अगला है विद्युत वियोजन। मतलब ये है कि जब में विद्युत धारा को प्रवाह करके अगर उसको हम लोग तोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं विद्युत वियोजन। जैसे यहाँ पे 2H2O है, मतलब जल है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से ये 2H2 और O2 में टूट जाता है। तो जल जो है वो द्रव है और ये गैस, और O2 भी गैस, इसमें टूट जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन। इसके लिए क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, यहाँ पे एक एनोड लेते हैं और एक, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है? उसको उल्टा करके परखनली डाल देते हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब ये दोनों एनोड और कैथोड को एक 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ देते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये जो परखनली है इसमें गैसेस भरने लगता है, ठीक है? पानी टूट के, तो जो गैस बनता है, एनोड पे आता है ऑक्सीजन और ये जो कैथोड है उसमें हाइड्रोजन गैस भरता है। तो इस तरह से जल जो है वो अलग-अलग हो जाता है। तो ये विद्युत धारा के कारण से हो रहा है, इसलिए इसको विद्युत वियोजन कहते हैं। और एक होता है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, ठीक है? जैसे 2AgCl, इसमें सूर्य के प्रकाश देंगे तो ये 2Ag और Cl2 में टूट जाएगा। इसी तरह 2AgBr, इसको भी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये 2Ag और Br2 में टूट जाएगा, ठीक है? इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। मतलब ये दोनों अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी में होता है, ठीक है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है समझते हैं।
जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे अभिक्रिया को ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आया बात समझ में? मतलब अभिकारक को तोड़ने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? कोई भी अभिकारक है मान लेते हैं। अब इस अभिकारक को तोड़ने के लिए हम लोग ऊष्मा देते हैं, चाहे प्रकाश से दें या विद्युत धारा से दें या गर्म करें किसी भी तरीक़े से, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा-शोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें तोड़ने के लिए ऊष्मा का ज़रूरत पड़ता है। आया समझ में? अगला है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसमें खुद आ जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझते हैं, यहाँ Fe है और ये CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे Fe जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है Cu से, कॉपर से। तो क्या करेगा, Fe जो है वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा और कॉपर को बाहर हटा देगा। तो देखिए रिएक्शन क्या होगा, Fe यहाँ आके बैठ जाएगा तो FeSO4 हो जाएगा और ये Cu जो है वो बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से जो रिएक्शन होता है, इस तरह से जो अभिक्रिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे Fe जो है वो Cu को विस्थापित कर देता है। लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर का परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा, मतलब FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। तो ये जो है, ये एक परीक्षण किया गया है जिसमें ये सभी बातें हो रही है। अब जैसे देखिए, Zn है जिंक, CuSO4 है, तो यहाँ पे भी जिंक जो है वो Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक यहाँ पे इसको विस्थापित कर देगा और Cu बाहर हो जाएगा। तो जिंक यहाँ आ जाएगा तो ये ZnSO4 हो जाएगा और Cu बाहर हो गया। ठीक है, तो ये सभी अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान-प्रदान से होता है। तो जब अभिकारक के दो यौगिक के बीच में आयनों का आदान-प्रदान होता है, तो उसके कारण से जो उत्पाद बनता है, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, Na2SO4 होना चाहिए, Na2SO4। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे और एक अभिकारक है BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो Na है वो Na जो है वो Cl के साथ आ जा रहा है, तो यहाँ 2 Na और 2 Cl2, तो 2 NaCl बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। और इस तरह से यहाँ जो Ba है वो आ गया SO4 के साथ, तो ये बना दिया BaSO4। तो यहाँ विस्थापन दो तरीक़ा से हो रहा है, या कह सकते हैं कि दोनों अभिकारकों में हो रहा है। तो ऐसे विस्थापन को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए बेरियम सल्फेट जो ये बना BaSO4 के सफ़ेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, तो इसलिए अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ जो BaSO4 बन रहा है वो अविलय अवक्षेप बन रहा है BaSO4 का, जो सफ़ेद रंग का होता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब समझते हैं अपचयन क्या होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन
का ह्रास होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। अवक्षेपण में क्या होता है? अवक्षेपण में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और दूसरा बात हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन। जैसे देखिए CaO2 CO2 तो यहाँ पे CO2 हो गया, तो कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, तो ये अपचयन हुआ। इसी तरह 2Cu प्लस O2 बनाया क्या? 2CuO, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, तो ये भी अपचयन हुआ। CuO प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे Cu और H2O, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो घट गया, ठीक है। तो हीट यहाँ पे क्या हो रहा है? CuO और हाइड्रोजन इसको हीट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन इसमें आ जा रहा है और H2O बना रहा है और साथ में Cu अलग हो गया। तो इस तरह से ये भी रिएक्शन जो है वो क्या है? अपचयन रिएक्शन है। अब देखते हैं अपचयन रिएक्शन क्या होता है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन जो है वो ह्रास होगा, मतलब कम होगा, और हाइड्रोजन जो है उसका वृद्धि होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अपचयन। अब चलिए एक अभिक्रिया देखते हैं। CuO प्लस H2 और यहाँ Cu प्लस H2O। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो है इसमें ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, तो जहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि होता है वो उपचयन होता है। अब इसमें देखिए क्या हुआ? CuO में ये CuO में ऑक्सीजन बाहर चला गया, सिर्फ Cu बचा, तो यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन घट गया, तो उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। तो ये इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें दोनों होता है, उपचयन या अपचयन, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में अपचयित हुआ और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया तो ये जल बनाया। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है, इसे ही क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या होता है। तो अपचयन अभिक्रिया का प्रभाव देखने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु के ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, मतलब संक्षारित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब ये है कि जब कोई धातु है तो इसके ऊपर ऊपर के परत पे आर्द्रता के कारण, अम्ल के कारण संपर्क में आने से धातु के ऊपरी परत जो है वो कमजोर हो जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण। जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लगना संक्षारण है। चांदी के ऊपर काले रंग का परत चांदी के ऊपर काले रंग का परत होता है, वो भी संक्षारण है। तांबे के ऊपर हरे रंग का परत चढ़ना, ये भी संक्षारण का ही उदाहरण है। ठीक है। मतलब ये कि जब चांदी में संक्षारण होता है तो काली परत चढ़ता है, जब लोहे में संक्षारण होता है तो भूरे रंग का परत चढ़ता है, और जब तांबे में संक्षारण होता है तो हरे रंग का परत चढ़ता है। ठीक है। एसद लेपन, विद्युत लेपन या पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। तो संक्षारण से बचाव का तरीका क्या है? एसद लेपन करना, विद्युत लेपन करना या पेंट करके। ठीक है। अब देखते हैं अपचयन का दूसरा प्रभाव क्या है। तो विकृत गंधिता, ये दूसरा प्रभाव है।
अब ये विकृत गंधिता क्या होता है देखते हैं। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो वसायुक्त हो जो वसायुक्त हो, दूसरा जो तैलीय हो, मतलब तेल से बना हो, तो जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, इसका स्वाद और गंध दोनों जो है वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक। अब परिवर्तन होता है तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। ठीक है। विकृत गंधिता रोकने का उपाय क्या है, तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब जो भी ऑक्सीकारक वस्तुएं हैं उसका प्रति ऑक्सीकारक यूज करके, उपयोग करके। ठीक है। दूसरा, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख के, मतलब ऐसा बर्तन जिसमें वायु पास ना हो, वैसे बर्तन में खाद्य सामग्री को रखा जाता है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, मतलब जब भी कोई खाद्य पदार्थ को रखते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट वगैरह, तो उसमें ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा लंबा दिन तक चलता है। और और एक विधि है शीतलन द्वारा, मतलब खाद्य वस्तुओं को फ्रीज में रख के, रेफ्रिजरेटर में रख के, जिससे कि उसको लंबे समय तक सही रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण एनसीईआरटी के आधार पे जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में।